जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की दोस्तों, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जयशंकर जी ने बांग्लादेश में पाकिस्तान के राजनेता से हुई मुलाकात, जिसकी हर तरफ है चर्चा। बताएंगे कैसे 2025 खत्म होने का बस एक दिन ही बचा था, 2026 से पहले ही बड़ी मुलाकात हुई दोस्तों। आपको बताएंगे चर्चा क्यों हुई है। अभिनंदन पर पाकिस्तान की पोल खोलने वाले नेता से हुई है जयशंकर जी की मुलाकात दोस्तों, जिसने पाकिस्तान की ही पोल खोल दी थी। कह दिया था कि रात 9 बजे भारत हमला कर देगा अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो। संसद में अपने ही फौज की उड़ाई थी खिल्ली। बताएंगे दोस्तों बहुत बड़ी खबर आपको। ऐसे ही नहीं, हमने कहा था कि जयशंकर जी सिर्फ खालिदा जिया के जनाजे में बांग्लादेश की यात्रा नहीं कर रहे, और भी बहुत चर्चे होने बाकी है दोस्तों। सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव जानकारी आपको बताएंगे। वहीं ढाका में उन्होंने खालिदा जिया के बेटे से भी की मुलाकात। क्या रहा तारिक रहमान का रिएक्शन दोस्तों, तो वहीं आपको बताएंगे। आखिरकार उस्मान हादी के हत्यारे की खुल ही गई पोल, भारत में नहीं बल्कि इस देश में जाकर छुपा है दोस्तों। वहीं भारत पाकिस्तान के युद्ध को मैंने शांत करवाया, चीन के इस दावे के बाद अब भारत ने कर दी चीन की बोलती बंद। तो वहीं आज एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप भी दोस्तों ऐसे अपने भारत की तरक्की में आगे भी शामिल रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद एंड हैप्पी न्यू ईयर अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं अगली यानी पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत और पाकिस्तान के लिए कूटनीति के लिहाज से बेहद दिलचस्प तस्वीर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से सामने आई है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के बाद उनके जनाजे में शामिल होने के लिए अलग अलग देशों से प्रतिनिधि पहुंचे। भारत की ओर से विदेश मंत्री जयशंकर जी गए हुए थे, जबकि पाकिस्तान की ओर से नेशनल असेंबली स्पीकर अयाज सादिक आए हुए थे। दोनों नेता तब चर्चा में आ गए जब दोनों की एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए तस्वीर सामने आई। अयाज सादिक पाकिस्तान की PMLN पार्टी के नेता है और इस वक्त वे वहां की नेशनल असेंबली के स्पीकर का पद संभाल रहे हैं। वे सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वहां पहुंचे थे। भारत के विदेश मंत्री के साथ उनकी तस्वीर इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार है जब भारत पाकिस्तान के नेता आपस में यूं मिले हों। कई मौके आए जब भारत पाकिस्तान के प्रतिनिधि आमने सामने आए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से बात या फिर औपचारिक मुलाकात तक नहीं की। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में PMLN के नेता और मौजूदा स्पीकर अयाज सादिक एक नेता और अब नेशनल असेंबली स्पीकर के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। वे कैप्टन अभिनंदन के पाकिस्तान में पकड़े जाने और उनकी वापसी के वक्त खूब चर्चा में आए थे। उन्होंने इस दौरान एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने अपने देश के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बाजवा पर ऐसा तीखा कमेंट किया था कि पाकिस्तान में इसकी खूब आलोचना हुई थी। उन्होंने तत्कालीन इमरान खान सरकार को घेरते हुए जनरल बाजवा को डरपोक बताया था। उन्होंने कहा था कि अभिनंदन यानी भारतीय पायलट अभिनंदन को छोड़ने के फैसले वाली मीटिंग में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने विपक्ष से गुजारिश की थी कि अल्लाह के वास्ते अभिनंदन को छोड़ दो वरना भारत रात 9 बजे हमला कर देगा। उन्होंने बताया कि उनके पैर कांप रहे थे और माथे पर पसीना था। उनका ये रात 9 बजे अटैक वाला बयान बहुत विवादास्पद हुआ। पाकिस्तान में इसे देश की इज्जत पर हमला माना था। अयाज ने बाद में सफाई देते हुए कहा था कि उनकी बात को ट्विस्ट किया गया, लेकिन मूल बयान में पैर कांप रहे थे वाली लाइन जनरल बाजवा के लिए ही थी। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जयशंकर जी की बांग्लादेश में किसी पाकिस्तान के राजनेता के साथ मुलाकात है। यानी 2025 के जाते जाते पाकिस्तानी राजनेता से मुलाकात हुई। वैसे ये मुलाकात पहले से प्रस्तावित नहीं थी। जब दोनों नेता आमने सामने आए तभी दोनों ने आपस में हाथ मिलाया। हालांकि दोस्तों इस मुलाकात के बाद इस पिक्चर की काफी चर्चा होने लगी दोस्तों दुनिया में। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे नेता से अगर हाथ भारत ने मिलाया भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की ही पोल खोली पाकिस्तान के होकर। इससे क्लियर समझ में आता है कि ये नेता अगर है तो ये जेन्युइन है। इन नेता के मुलाकात पर आपकी राय जो भी हो दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताइएगा, तो वहीं आपको बता दें। उधर जयशंकर जी ने ढाका में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से की मुलाकात, सौंपा प्रधानमंत्री मोदी जी का शोक पत्र। दोस्तों खालिदा जिया का मंगलवार सुबह 6 बजे ढाका के एवर केयर अस्पताल में 80 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। विदेश मंत्री ने भारत सरकार और देश के लोगों की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए जिया के लोकतंत्र में योगदान को याद किया। यह मुलाकात ढाका के जातीय संसद भवन में बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे हुई। जयशंकर जी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस मुलाकात की जानकारी साझा की।
उन्होंने बताया कि ढाका पहुंचने पर उन्होंने तारिक रहमान से मुलाकात की और उन्हें पीएम मोदी द्वारा लिखा गया एक व्यक्तिगत पत्र भी सौंपा। जयशंकर जी ने विश्वास जताया कि बेगम खालिदा जिया के नजरिए और मूल्य भारत बांग्लादेश की साझेदारी के विकास का मार्गदर्शन करेंगे। भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह ने भी इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए भारत की संवेदनाओं की सराहना की। दोस्तों आपको बता दें, उनके अंतिम संस्कार के अवसर पर ढाका की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। तो वहीं चौंका देने वाली खबर यह है कि बांग्लादेश की आखिरकार खुल ही गई पोल भारत में नहीं है बल्कि दुबई में छिपा है उस्मान हादी का हत्यारा। उसने खुद ही जारी कर दिया वीडियो। दोस्तों बांग्लादेश के बहुचर्चित उस्मान हादी हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। इस मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल फैजल करीम मसूद ने वीडियो जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि वो भारत में नहीं बल्कि दुबई में मौजूद है। उसने हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि उस पर और उसके परिवार पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। वीडियो में फैजल करीम मसूद ने कहा कि उसने उस्मान हादी की हत्या नहीं की और न ही इस वारदात से उसका कोई संबंध है। उसके मुताबिक वो अपनी जान की सुरक्षा के चलते दुबई चला गया था। फैजल ने दावा किया कि हत्या के पीछे अन्य राजनीतिक कारण हो सकते हैं। फैजल ने वीडियो में कहा कि उस्मान हादी का संबंध जमात से था और संभव है कि उसी संगठन से जुड़े लोगों ने यह हमला किया हो। उसने कहा कि इस घटना में उसका नाम गलत तरीके से घसीटा जा रहा है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, भारत ने भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में चीन की मध्यस्थता के दावे को खारिज कर दिया। चीन ने कहा था कि इस साल मई में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में उसने मध्यस्थता की है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन ने इस साल जिन मुद्दों पर मध्यस्थता की उनमें भारत पाकिस्तान का युद्ध भी शामिल था, लेकिन चीन के इस दावे को भारत के सरकारी सूत्रों ने सिरे से खारिज कर दिया। सूत्रों ने बताया कि भारत इस तरह के दावों को पहले ही खारिज कर चुका है और कई मौकों पर अपना रुख स्पष्ट कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक हम पहले ही ऐसे दावों का खंडन कर चुके हैं। हमारा रुख बार बार साफ किया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओस के बीच सीधे बातचीत से तय हुआ था। इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। 19 सितंबर 2025 को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी इसी तरह की बात दोहराई थी। उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है और भारत इस रुख पर पहले भी स्पष्ट रहा है और आगे भी रहेगा। चीन की तरफ से भारत पाकिस्तान युद्ध में मध्यस्थता का बेबुनियाद दावा मंगलवार को किया गया। बीजिंग में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और चीन के विदेश संबंधों पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि इस साल दूसरे विश्व युद्ध के बाद से किसी भी समय की तुलना में सीमा पार संघर्ष ज्यादा बार हुए हैं। भू राजनीतिक उथल पुथल फैलती रही। लंबे समय तक चलने वाली शांति के लिए हमने एक निष्पक्ष और सही रुख अपनाया है। वांग ने कहा कि विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए हमने निष्पक्ष और सही रुख अपनाते हुए उत्तरी म्यांमार, ईरानी परमाणु मुद्दे, पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच मुद्दों और कंबोडिया थाईलैंड के बीच हालिया संघर्षों में मध्यस्थता की। वहीं दोस्तों कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने कहा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मजाक बनाया जा रहा है। जी हां, भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के चीन के दावे को चिंताजनक बता दिया। कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने आज उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में चीन हमारे दुश्मन के साथ खड़ा था, ऐसे में उसके मध्यस्थता के दावे बेहद चिंता पैदा करने वाली बात है। लेकिन वही दोस्तों अपने भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। चाइना को उसकी बोलती बंद कर दी। आप क्या जवाब देना चाहेंगे उसके इस दावे पर, उसके इस बयान पर? जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि चीन ने भारत की मदद तो छोड़िए उल्टा पाकिस्तान को उकसाया है कि तुम और हमला करो भारत पर, तो अपनी राय और कमेंट करते हुए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि चीन की हरकत एक एक भारतीय जानता है। वहीं आपको बता दें, आतंकी सैफुल्लाह ने अलापा कश्मीर राग, भारत को दी खुली धमकी। भारत द्वारा सीमा पार आतंकी ठिकानों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाए आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। हाफिज सईद के करीबी और लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कजूरी ने हजारों समर्थकों के बीच भारत को खुली धमकी देते हुए कश्मीर को लेकर, या यूं कहे कश्मीर से लेकर हैदराबाद और जूनागढ़ तक पर अपना दावा ठोक दिया है। हजारों लश्कर समर्थकों की मौजूदगी में दिए गए भड़काऊ भाषण में कसूरी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने बड़ी गलती की। उसने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद उसने अपने भाषण को जानबूझकर उकसावे की भाषा में आगे बढ़ाते हुए कहा कि मेरी आखिरी बात अपने भी सुन ले, बाहर वाले भी सुन ले, दोस्त भी सुने और दुश्मन भी सुने। आतंकी सैफुल्लाह ने पाबंदियां लगाने वालों और आतंकवादी संगठन को बेनकाब करने वालों को भी सीधे तौर पर ललकारा। उसने दावा किया कि पूरी दुनिया का सिस्टम बदला जा सकता है, लेकिन लश्कर तैयबा अपने कश्मीर मिशन से कभी पीछे नहीं हटेगा। ये बयान भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ
खुलेआम दी गई आतंकी धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। उसने कश्मीर को किबला अव्वल की आजादी से जोड़ते हुए आतंक को धार्मिक रंग देने की कोशिश भी की। उसने कहा कि हमें दहशतगर्द बताने वाले और हम पर पाबंदियां लगाने वाले सुन ले, हम कश्मीर और फलस्तीन की आजादी के मिशन से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अपने भाषण में कसूरी ने यह भी दावा किया कि भारत ने कश्मीर, अमृतसर, होशियारपुर, गुरदासपुर, जूनागढ़, मुनावदर, हैदराबाद, दक्कन और बंगाल जैसे क्षेत्रों को हथिया लिया है। उसने कहा कि ये सभी इलाके कथित तौर पर मुस्लिम बहुल थे और अंग्रेजों व हिंदुओं की साजिश के तहत पाकिस्तान से छीन लिए गए। ये दावा ऐतिहासिक तथ्यों के पूरी तरह विपरीत और भड़काऊ प्रोपेगेंडा माना जा रहा है। आतंकी कसूरी ने खुद को और अपने संगठन को अमन पसंद बताने की भी कोशिश की, जबकि लश्कर तैयबा दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों में शामिल है और भारत समेत कई देशों में प्रतिबंधित है। भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि ऐसे बयान आतंक फैलाने और युवाओं को गुमराह करने की साजिश का हिस्सा है। वहीं बता दें, अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अब कर दी ऐसी हरकत पंजाब डीजीपी का बड़ा खुलासा। दोस्तों, पाकिस्तान की नापाक हरकतें एक बार फिर से उजागर हो रही हैं। इस दौरान पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर और आईएसआई पंजाब को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन के जरिए हथियार भेजा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान पंजाब के साथ प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। पंजाब पुलिस लगातार इनको जवाब दे रही है। वहीं पाकिस्तान में बड़ा सियासी बवाल, इमरान खान की बहन अलीमा को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। दोस्तों, पाकिस्तान का कायर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर किस हद तक गिरता जा रहा है और किस हद तक गिर सकता है, इसका सबूत उसने फिर दे दिया। इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल के बाहर धरना दे रही बहनों के खिलाफ आधी रात के बाद एक्शन हुआ। इमरान खान की बहन अलीमा खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, दिसंबर की इस ठिठुरने वाली ठंड में इमरान खान के समर्थकों पर पानी की बौछारें भी की गई। दरअसल इमरान खान के नाम से मुनीर इतना डरा हुआ है कि खान के समर्थकों को जेल के बाहर भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। कोर्ट ने हर मंगलवार को इमरान खान के करीबियों को मिलने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर ही इमरान खान की बहनें उनसे मिलने पहुंची थी। मुलाकात से इनकार करने पर खान की बहनों ने धरना दे दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। गिरफ्तारी की तस्वीरें केवल अलीमा खान की ही आई है दोस्तों, यानी औरों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन फिलहाल अलीमा खान की ही तस्वीरें सामने आई है। तो वहीं आपको बता दें, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलेगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा दोस्तों। और जाते जाते आप सभी को नए वर्ष की, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद, जय भारत।